मेरी आवाज आ रही है आपको? लेकिन आपकी आवाज कट रही है। ठीक है, ओके, क्लोज करो जी। अच्छा जी, आज हमने आगे चलना है। राइट ऑफ रिटर्न की डिस्कशन आज हमारी होनी है। अ, ये पेनल्टी गिव्स राइज टू वेरिएबल कंसिडरेशन, यहाँ तक हमने का डिस्कशन कर ली थी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, चलो जी। अच्छा जी, ये एक और सिचुएशन है जब राइट ऑफ रिटर्न अवेलेबल होता है। एन एंटी एंटर्स इनटू 100 कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। 100 कस्टमर से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। ईच कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स द सेल ऑफ वन प्रोडक्ट फॉर ₹100। टोटल उसका 100 टोटल प्रोडक्ट्स हैं तो ₹100 की एक प्रोडक्ट है, तो 10,000 टोटल उसकी कंसिडरेशन बन गई। कैश इज रिसीव्ड व्हेन कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट ट्रांसफर। ठीक है। द एंट्रीज customary business practice is to allow a customer to return any unused product within 30 days and receive a full refund. The entries cost of each product is ₹60। यानी हमारी आम प्रैक्टिस ये है कि 30 दिनों के अंदर कस्टमर चीज वापस कर सकता है और उसको उसके पूरे पैसे जो है वो मिल जाएंगे, और इस चीज की कॉस्ट जो है वो हमारे लिए ₹60 पर यूनिट है, जो हम ₹100 की बेचते हैं। द एंटी अप्लाइज द रिक्वायरमेंट। अब इसकी रेवेन्यू रिकग्निशन में हम जो IFRS 15 जब अप्लाई करते हैं टू पोर्टफोलियो फंडेड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इट रीजनेबली एक्सपेक्ट दैट इन अकॉर्डेंस विद पैराग्राफ 4 द effect on the financial statement from applying these requirements to portfolio would not differ materially from applying the requirements to individual contract within the portfolio। पोर्टफोलियो रेवेन्यू रिकग्निशन का मतलब ये होता है कि जब आपने एक ही जैसे कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे लोगों से किए हुए हों, तो उसकी उन एक जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स की जब आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम पोर्टफोलियो रिकग्निशन कहते हैं। ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि उस पैराग्राफ 4 के मुताबिक जो है द इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम अप्लाइंग दीज रिक्वायरमेंट्स, जो 4 की हैं जिसके अंदर ये पोर्टफोलियो रिकग्निशन के बारे में बताया हुआ है, वुड नॉट डिफर मटीरियली। कहता है ये उसकी इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग से डिफरेंट नहीं है, कि जैसे क्योंकि पोर्टफोलियो और इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट जो है इनकी अकाउंटिंग ऑलमोस्ट सेम सेम है। बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट अलाउज द कस्टमर टू रिटर्न द प्रोडक्ट, द कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर इज वेरिएबल। ठीक है। कंसिडरेशन रिसीव्ड जो है वो वेरिएबल है, क्योंकि अल्टीमेटली वो चीज वापस भी कर सकता है। टू एस्टिमेट द वेरिएबल कंसिडरेशन टू विच द एंट्री विल बी इंटाइटल्ड, द एंट्री डिसाइड टू यूज द एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड जो है वो यूज करेंगे, बिकॉज इट इज द मेथड दैट एंटी एक्सपेक्ट टू बेटर प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच it will be entitled. Using the expected value method, the anti estimate that 97 product will not be returned। अब ये जो 97 बीच में कहाँ से आ गया, ये वो हमारी एक्सपेक्टेशन है। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड है उसके अंदर वो ये कहता है कि हमारी प्रैक्टिस जो है वो क्या है कि जी हम 30 दिनों का क्रेडिट, 30 दिनों के लिए ऑप्शन देते हैं कस्टमर को, वो चीज़ वापस कर सकता है। और हमारे एक्सपेक्टेशन ये है, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये बताता है कि हर 100 में से 3 प्रोडक्ट जो हैं वो रिटर्न हो जाती हैं। तो इसलिए वो कहता है कि जी ये जो उसने लिखा, यूजिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड द एंट्री एस्टिमेट दैट 97 प्रोडक्ट विल नॉट बी रिटर्न। ठीक है। तो आपने आपको ये बताया गया होगा कि जी उनका जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस ये हैं, और उसके मुताबिक एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो 97 की हम लेंगे, 3 हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वापस हो जाएंगी। The NT also consider the requirement in para 56 to 50, IFRS 15 on constraint estimate of variable consideration। यहाँ पर भी constraint है, हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि जी मैं ये जज नहीं कर सकता कि वो जब तक वो लोग चीज वापस ना कर दें उस वक्त तक मेरे पास सर्टन नहीं है कि चीजें वापस हो जानी। हाँ, मेरी एक एक्सपेक्टेशन जरूर है। ठीक है। Variable consideration to determine whether estimated amount of variable consideration of 9700
ठीक है, वो जो 97 प्रोडक्ट की जो है नॉट प्रोडक्ट्स ये 700 रुपीज 9700 कैसे बना, 100 इंटू 97 प्रोडक्ट नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न, ये उसने यहाँ पर मेंशन कर दिया। कैन बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजैक्शन प्राइस, ठीक है, तो कहता है जी ट्रांजैक्शन प्राइस हमने 9700 को लेना है, क्योंकि बाकी जो है ये भी वेरिएबल कंस्ट्रेंट है इसके ऊपर भी। ये कब कंफर्म होगा, जब पता चल जाएगा कि उन्होंने वापस करनी है चीज या नहीं करनी। द एंटी कंसिडर द फैक्टर इन पैराग्राफ 57 and determine that although the return are outside the एंटीज इन्फ्लुएंस, एंटी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, कस्टमर ने चीज वापस करनी है, कस्टमर का इन्फ्लुएंस है, हमारा नहीं है। इट हैज significant experience in estimating return for this product and customer clause, लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस है, इसीलिए तो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू बेस के ऊपर वो 3 प्रोडक्ट को हमने रिटर्न तस्वर किया है। In addition, the uncertainty will be resolved within a short time frame, that is the 30-day return period, और uncertainty भी हमें 30 दिनों बाद रिजॉल्व होगी। दो इशू हैं इसके अंदर ना। Thus the NT concludes that it is highly probable that a significant reversal in the cumulative amount of revenue recognized will be जो कि 9700 था जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया हमने, will not occur as the uncertainty is resolved over the return period। कहते जी ये हमें thus the NT concludes that it is highly probable that a significant reversal in the cumulative amount of revenue recognized will not occur as uncertainty is resolved, ठीक है, ओवर द रिटर्न पीरियड, के जब रिटर्न पीरियड खत्म हो जाएगा तो अल्टीमेटली अनसर्टेनिटी रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है, और कम से कम ये जो 9700 का रेवेन्यू है इसके अंदर कोई रिवर्सल नहीं है, इसकी बात हो रही है। वो 3 तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो 9700 है इसके अंदर कोई रिवर्सल नहीं आएगी। द एंटी एस्टिमेट्स दैट द कॉस्ट ऑफ रिकवरिंग द प्रोडक्ट विल बी इमटेरियल and expects that the returned products can be resolved at a profit, can be resold. The NT estimates that the cost of recovering the product will be immaterial, कि वो जो चीज वापस आनी है उसको रिकवर करने की कॉस्ट इमटेरियल है, and expects that the return product can be resold at profit, और वो जो रिटर्न होगी वो अपनी प्रॉफिट के ऊपर नॉर्मल जैसे बाकी प्रोडक्ट है वो हम सेल कर सकेंगे। आगे चलो। अपॉन ट्रांसफर, अब इसकी अकाउंटिंग में देखें जरा क्या करना है। अपॉन ट्रांसफर ऑफ 100 प्रोडक्ट्स द एंटी डज नॉट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फॉर 3 प्रोडक्ट्स। ये इसका लुबे लबाब है सारी डिस्कशन का, ठीक है। कि जब ये वाली सिचुएशन होगी तो उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो इस शक्ल में सामने आएगा। जब आप 100 यूनिट ट्रांसफर करेंगे, द एंटी डज नॉट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फॉर 3 प्रोडक्ट दैट इज एक्सपेक्ट टू बी रिटर्न, के जो 3 वो एक्सपेक्ट करते हैं कि रिटर्न हो जाएगी, उसका वो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगी। कंसिक्वेंटली इन अकॉर्डेंस विद पैराग्राफ 55 एंड B21 ऑफ I15 द एंटी रिकॉग्नाइजेस द फॉलोइंग। तो IFRS 15 के मुताबिक ये पहले शहर छोड़ दें, ठीक है। क्या होगा, रेवेन्यू ऑफ 9700 टू बी, ये रेवेन्यू वो रिकॉर्ड करेंगे कितने का, 9700 का, ठीक है, जब वो प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, 100 का नहीं करेंगे। रिफंड लायबिलिटी ऑफ 300, वो जो 3 यूनिट के पैसे हैं उनको लायबिलिटी बुक करेंगे, ठीक है। और एन एसेट ऑफ, वो जो 3 यूनिट का हमारा जो है वो कॉस्ट है, अब वो कस्टमर के पास चली गई है, ठीक है, वो कहाँ चली गई है, कस्टमर के पास चली गई है। तो अल्टीमेटली मेरी बुक्स में अब वो स्टॉक मेरे पास तो नहीं है, तो वो ये कह रहा है कि जी इसको हमने एन एसेट बुक करना है, कितने का, यानी वो 3 यूनिट मेरी इन्वेंट्री में रहेंगे, मतलब मैं उनकी सेल नहीं डाल रहा, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में रहेंगे। हमने पीछे पढ़ा ना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एक एसेट होता है 3 यूनिट की, यानी ये मेरी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, ठीक है। वो उसने कहा जी 60 into 3 प्रोडक्ट फॉर इट्स राइट टू रिकवर प्रोडक्ट फ्रॉम कस्टमर ऑन सेटिंग द रिफंड लायबिलिटी, ठीक है, कि ये इसलिए मैं शो कर रहा हूँ क्योंकि उसके दिए हुए 300 रुपए कस्टमर के, वो मैं लायबिलिटी शो कर रहा हूँ, लिहाजा उनके ऊपर जो मेरी कॉस्ट लगी हुई है वो मेरा एक्सपेंस नहीं है, मैं उसे अपना एसेट ट्रीट करूंगा।
तो जब आपके पास ऐसे रिटर्न की ऑप्शन हो और आप एक्सपेक्ट करते हो एक कस्टमरी प्रैक्टिस के मुताबिक, तो इसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड कहते हैं। तो उसके मुताबिक फिर वो जो रिटर्न है उसे हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना, उसे लायबिलिटी रिकॉर्ड करना है जो रिटर्न के बराबर जो अमाउंट है, और बाकी को रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना है, और जो रिटर्न के बराबर कॉस्ट है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एसेट रहेगी। आगे चलो। वॉल्यूम डिस्काउंट इंसेंटिव, अब ये एक और सिचुएशन है। मैंने बताया कि ये वाली IFRS पूरी दुनिया की रेवेन्यू रिकग्निशन के ऊपर अप्लाई होती है। तो डिस्कस ये किया गया है कि कोई भी एलिमेंट ऐसा ना रह जाए जो कि इस IFRS के एम्बिट में ना आता हो, तो इसलिए बहुत डिटेल्ड IFRS के ऊपर वर्किंग हुई है। वॉल्यूम डिस्काउंट इंसेंटिव, वॉल्यूम डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि जी आप इतने खरीद लेंगे, आप 100 यूनिट खरीदते हैं तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन अगर आप 100 से ऊपर जाते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो वो अब ये क्या है कि यहाँ पर भी एक कंस्ट्रेंट है कि 100 से ऊपर जाना है या नहीं जाना, और अगर जाना है तो डिस्काउंट मिलना है। क्या उस डिस्काउंट का इम्पैक्ट पहले वाले जो यूनिट 100 सेल किए उनके ऊपर भी आएगा या नहीं आएगा, या सिर्फ अगले जो यूनिट है उन्हीं की प्राइस कम होगी? आइए देखते हैं। एन एंट्री एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए कस्टमर ऑन टू सेल प्रोडक्ट ए फॉर ₹100 पर यूनिट। ठीक है, if the customer purchases more than 1,000 unit of product A in the calendar year, the contract specifies that the price per unit is retrospectively reduced to ₹90 per unit. Consequently, the consideration in the contract is variable. Variable consideration है। कहते हैं जी अगर तो आपने 1,000 यूनिट कैलेंडर ईयर में खरीद लिया, 1,000 यूनिट, तो आपकी प्राइस जो है, जो कि इस वक्त हम आपको चीज दे रहे हैं वो ₹100 की, वो 100 नहीं रहेगी, वो कितनी हो जाएगी? वो 90 हो जाएगी। और कैसे होगी? रिट्रोस्पेक्टिवली। ये देखिए, यानी जो यूनिट हमने 100 के बेचे हुए हैं वो भी कितने के हो जाएंगे? वो भी 90 के हो जाएंगे। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये है। देखिए, आज जनवरी से एक बंदे ने बाइंग करना शुरू की, मुझे नहीं पता वो 1,000 कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। ठीक है, अगर वो 1,000 से ऊपर चला गया तो पिछले जितने यूनिट खरीदे हुए हैं उनकी प्राइस भी 90 हो जाएगी। अब जिस वक्त वो मेरे से चीज ले रहा है उस वक्त तो 100 की ले रहा है, और जब वो 1,000 से ऊपर जाएगा ये वाली चीज जो 100 की बेची हुई ये 90 की हो जाएगी। तो बुक्स के अंदर इसे कैसे हैंडल करेंगे? क्या जो पहला चीज बेची, पहला यूनिट बेचा 1,000 तक जितने भी यूनिट, क्या उन ₹100 रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे या कोई प्रोविजनिंग करेंगे फ्यूचर का जो हमारा डिस्काउंट हमने उन्हें दिया हुआ है? For the first quarter ended 31st March 2018, 2008, the entity sells 75 unit of product A to customer. The entity estimate that the customer's purchase will not exceed 1,000 unit threshold required for the volume discount in the calendar year. कहता है जी पहला क्वार्टर एंड हुआ 31 मार्च को और हमने 75 यूनिट उनको बेचे, और चूंकि 3 महीने में 75 यूनिट बिके हैं, लिहाजा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो है 1,000 यूनिट का थ्रेश होल्ड अचीव नहीं करेंगे। यानी 31 मार्च को मैं इस चीज पे सर्टन था कि वो कोई डिस्काउंट अवेल नहीं कर सकेंगे, लिहाजा मैं 75 यूनिट का जो रेवेन्यू है वो मैंने 100 के हिसाब से रिकॉग्नाइज कर देना है। The entity consider the requirement in para 56, 58, or 15 on constraint estimates of variable consideration, including the factors in paragraph. The entity determines that it has significant experience with product and with the purchasing pattern of the entity. Thus, the entity concludes that it is highly probable that significant reversal in the cumulative amount of revenue recognized, that is ₹100 per unit, will not occur when uncertainty is resolved, when the total amount of purchase is known. ठीक है, कहता है जी ऐसा नहीं होगा कि जी हमें वो रिवर्सल डालनी पड़ेगी, ठीक है, जब मुझे टोटल का पता होगा कि इतने यूनिट मैंने बेचने हैं। कंसिक्वेंटली द एंटी रिकॉग्नाइजेज रेवेन्यू 75 into 100। तो यहाँ तक मेरे पास कोई ऐसी अनसर्टनिटी नहीं थी, और मेरा मैंने उससे क्या किया, मैंने 75 के 75 यूनिट जो हैं उनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया, 75 यूनिट्स को वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब ये जो 75 यूनिट हैं
इनको जिस वक्त हम रिकॉर्ड करेंगे तो हम 100 के हिसाब से ही करेंगे। अल्टीमेटली 100 यूनिट के हिसाब से हम इसको जब रिकॉर्ड करते हैं 75 यूनिट को, तो वो 7500 बनता है, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। इन मई 2008 यानी अप्रैल में 2 महीने बाद, द एंटीज कस्टमर रिक्वायर्स अनदर कंपनी and in the second quarter the entry's customer acquires another company and in the second quarter ended 30th June 2008 the entry sells an additional 500। ये उसने देखे ना आपको कंफ्यूज किया हुआ है। कस्टमर एक्वायर अनदर कंपनी यानी कस्टमर को आगे कोई और ग्राहक मिल गया, मतलब वो जस्टिफाई करना चाह रहा है कि एकदम अब उसकी परचेज ज्यादा क्यों होगी, उसे कोई नया कस्टमर, हमारे कस्टमर को नया कस्टमर मिल गया, इसका मतलब ये है हमारे कस्टमर को कोई नया कस्टमर मिल गया, लिहाजा एंड द सेकंड क्वार्टर ended June 30, 2008 the entity sells an additional 500 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए टू द कस्टमर। और अब इस क्वार्टर के अंदर उसने इस वजह से कि उसे कोई नया कस्टमर मिल गया हमारे कस्टमर को आगे, तो 500 यूनिट बेचे हैं। इन द लाइट ऑफ द न्यू फैक्ट the entity estimate that the customer's purchase will exceed 1000 unit threshold for the calendar year। कहता है अब हमारा ख्याल है कि 6 महीने में 575 बिक गए हैं, तो हमारा ख्याल है वो कैलेंडर ईयर के अंदर 1000 का थ्रेशोल्ड पूरा कर लेंगे। ठीक है, therefore it will be required to retrospectively reduce the price। तो अब हम कंक्लूड करते हैं कि retrospectively मुझे इसकी प्राइस जो है वो अब क्या करनी है, 90 पे ले आए। ठीक है, ओके क्या करेंगे जी, देखें कहते हैं कंसिक्वेंटली द एंटी रिकॉग्नाइजेस रेवेन्यू ऑफ 44,250 फॉर द क्वार्टर एंडेड June 30th 2008। दैट अमाउंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम 45,000 फॉर द सेल ऑफ 500 यूनिट। ठीक है, कैसे बना ये, 500 इंटू 90। ठीक है, तो ये कितना बन गया जी, लेस द चेंज इन ट्रांजेक्शन प्राइस ऑफ। अब तो ये जब मुझे सर्टन हो जाएगा तो मैं वो वाले यूनिट तो करूंगा ही डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर, ये तो हो गया क्योंकि मुझे सर्टन है, मेरा एस्टिमेट है। लेकिन जो पिछले 75 बेचे हुए हैं उसके, ये गलत लिखा ना इसने, ये 100 आना है, नहीं ठीक है, ठीक है, उसने डिस्काउंट ही निकाल दिया, तो उस वो जो 75 हैं उनमें से 10 रुपए पर यूनिट का डिस्काउंट है। ठीक है, प्राइस नहीं, उसने डिस्काउंट ही डायरेक्ट निकाल दिया। तो फॉर द रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू रिलेटिंग टू द यूनिट सोल्ड फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च 30 सी, ये उस पर कहता है जी फिर हम क्या करेंगे कि हम वो जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ है, वो जो प्रीवियसली रिकॉग्नाइज हुआ है, उसको हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हमारी प्राइस जो है वो रिट्रोस्पेक्टिवली जो है वो चेंज होगी। हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर चुके हैं फर्स्ट क्वार्टर का, जून वाले क्वार्टर का करना ही 90 के ऊपर है। अब वो जो पहले 75 यूनिट बेचे हैं और उनमें अब हमें है कि 1000 से ऊपर चले जाएंगे, जब 1000 से ऊपर जाएंगे तो हर यूनिट के ऊपर 10 रुपए डिस्काउंट का क्या करना है, आगे चलेंगे। हाँ जी, अब पीछे जाएं, अब हाँ हाँ आगे जाके हम क्या करेंगे, कहते हैं जी हम ये करेंगे कि लेस द चेंज इन ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ 75 का, यानी 45,000 माइनस 750। ठीक है, हम क्या करेंगे 45,000, ये तो हुआ ही 90 रुपए से है, और जो है अब पिछले रेवेन्यू को किस तरह एडजस्ट करना है उसको हमने ओवर द ईयर देखना है। तो हम जिस वक्त हमें सर्टन हुआ कि इतना डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हम इतने का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे 44,250 से, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। यानी रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि पिछले यूनिट भी ऐसा करने से क्या हो गए, वो भी पीछे वो कितने पे रिकॉर्ड हुए हैं, पीछे वो रिकॉर्ड हुए हैं ओवरऑल अगर आप देख लें, पहले वो रिकॉर्ड हुए हैं कितने के ऊपर, 7500 के ऊपर। ठीक है, अगर मैं उनको 7500 की बजाय 90 रुपए पे करता तो कितने के होते, 6750। और ये जो अब बेचे हैं ये 90 के हिसाब से कितने के हैं, 45,000 के। इनको जमा करके देखें, ये वही फिगर बन रही है 44,250। 44,250 प्लस
जो पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है वो 7500 है, ठीक है। अब टोटल रेवेन्यू देखें कितना रिकॉर्ड हुआ, उसके केस में और इस केस में दोनों में सेम आना चाहिए। हाँ, कितना 51750, और ये भी करो। हाँ 51750, तो दोनों, मतलब अगर मैंने ये ऊपर मैंने वर्किंग क्या की है कि अगर मैं वो पहले दिन से ही 90 रुपए का बेचता तो वो 6750 रेवेन्यू रिकॉर्ड होना था, और ये जो दूसरे क्वार्टर के हैं ये तो हुए ही 90 पे हैं, तो वो 45,000 होना था। उन दोनों को जमा करता तो टोटल रेवेन्यू एट द एंड ऑफ हाफ ईयर 51,750 होना था, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने जो इस वक्त मैंने कहा जी ये जो 45,000 में से 750 जो प्रीवियस क्वार्टर के यूनिट का डिस्काउंट है वो निकाल के बाकी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें 44,250, और ऑलरेडी कितना हुआ है 7500। तो अगर हम चेक करेंगे कि 44,250 जमा 7500, तो ये 51,250 वही रेवेन्यू आ जाएगा जो कि अगर हम शुरू दिन से ही उन यूनिट को 90 रुपीज का बेचते, तो ये कंफर्म हो गया। तो तय ये हुआ कि जब आपको सर्टन ना हो कि जी आपको यूनिट थ्रेशोल्ड वो मीट करेगा तो डिस्काउंट के बगैर एंट्री कर दें, और जब आपको सर्टन हो जाए तो जो उस क्वार्टर के यूनिट हैं उन्हें तो डिस्काउंटेड प्राइस पे रिकॉर्ड करना ही करना है, लेकिन जो पिछले यूनिट हैं क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिव उसने कहा हुआ है, तो उनका जो डिस्काउंट है वो ये जो अगले क्वार्टर की रेवेन्यू बनता है उसमें से माइनस करके तो फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे ताकि कलेक्टिवली 6 महीने का रेवेन्यू डिस्काउंटेड हो जाए। चलो हाँ जी, ये आ जाए जी सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट एंड राइट ऑफ रिटर्न। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, ये जब हम कोई चीज प्रोडक्ट बेचते हैं लाइक इंस्टॉलमेंट वगैरह के ऊपर, तो अल्टीमेटली उसके अंदर हम किसी को उधार जब इंस्टॉलमेंट पे चीज बेचते हैं तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि यार किसी के पास पैसे नहीं है, तो बजाय हम उसको पैसे दें और वो चीज खरीद ले कैश के ऊपर और उन पैसों के ऊपर हम उससे इंटरेस्ट लें, तो बेसिकली ऐसा करने की बजाय हम उसे प्रोडक्ट ही इंस्टॉलमेंट पे दे देते हैं, और वो जो इंटरेस्ट लेना है वो इंस्टॉलमेंट की शक्ल में हम रिकवर कर लेंगे। उसकी चीज की मेन प्राइस तो प्रिंसिपल प्राइस तो लेंगे ही, साथ इंटरेस्ट भी ले लेंगे। तो दरअसल जब कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे बेची जाती है तो उसके अंदर एक फाइनेंसिंग कंपोनेंट होता है, उसकी हम रिकवरी करते हैं। एन एंटी सेल्स अ प्रोडक्ट to a customer for rupees 121 that is payable 24 months after delivery। ठीक है, कहता है जी आज अगर मैं उनको चीज देता हूँ 1 जनवरी 2020 को, तो मुझे पैसे कब आने हैं, दिसंबर 20 और दिसंबर 21, पैसे मुझे मिलेंगे 31 दिसंबर 21 को। ये 2 साल हो गए, 2 years 24 month, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी। तो सेल द प्रोडक्ट टू कस्टमर फॉर दिस दैट इज पेबल, और ये पैसे इसने मुझे 31 दिसंबर 2021 को मेरा राइट टू रिसीव स्टैब्लिश होगा, मैं रिसीवल बुक करूंगा, प्रोडक्ट आज दे देनी है। ओके, द कस्टमर ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट एट कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन, कस्टमर ने आज ये देखे मैंने कहा आज प्रोडक्ट दे देनी, कंट्रोल उसने अभी ले लिया। द कॉन्ट्रैक्ट परमिट्स द कस्टमर टू रिटर्न द प्रोडक्ट विद इन 90 days, और उसको राइट है कि 90 दिनों के अंदर अंदर वो वापस भी कर सकता है, यानी 3 महीनों में वापस कर सकता है, और 3 महीने गुजर गए तो फिर उस वापस नहीं करेगा वो। द प्रोडक्ट इज न्यू एंड एंटी हैज नो रेलेवेंट हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न और अदर अवेलेबल मार्केट एविडेंस, लिहाजा मैं रिटर्न का कोई एस्टिमेट आज नहीं कर सकता क्योंकि नई प्रोडक्ट है ना, मार्केट में कोई ऐसा इंस्टेंस है। द कैश सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 100 which represents the amount that customer would pay upon delivery of the same product। कैश प्राइस कहता है जी 100 है, अगर कोई बंदा आज ही लेता है और आज ही हम उससे पैसे लेते हैं तो फिर वो 100 रुपए की चीज खरीदेगा। ओके, और अगर किस्तों में बेचते हैं तो वो 121 रुपए की हम उसे बेचते हैं। ठीक है, which represents the amount that customer would pay upon delivery of the same good product sold under otherwise identical term and condition as at contract। The entity's cost of product is 80। The entity does not recognize revenue when control of the product transferred to the customer। ठीक है जी, जाहिर है हम उस वक्त तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते जब तक मेरा राइट टू रिसीव जो है ना वो स्टैब्लिश नहीं हो जाता।
तो मैं ये 2 साल के लिए क्या करूंगा, मैं वो याद है कॉन्ट्रैक्ट एसेट एक कॉन्सेप्ट पड़ा है, वो बुक कर लूंगा, ठीक है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूंगा क्योंकि प्रोडक्ट का कंट्रोल चला गया इमीडिएटली। और फिर 2 साल बाद रिसीवल को डेबिट करके और वो जो कॉन्ट्रैक्ट एसेट से क्रेडिट कर देंगे और फिर रिसीवल की अमाउंट जब आएगी वो एंट्री कर देंगे। ये तो थी इसकी नॉर्मल अकाउंटिंग, लेकिन इसके अंदर एक फाइनेंसिंग कंपोनेंट है 21 रुपीज का, क्योंकि कैश प्राइस 100 है और इंस्टॉलमेंट पे 2 साल की प्राइस जो है, 2 साल बाद की प्राइस जो है वो 121 है। देखिएगा जरा, दिस इज बिकॉज the entity does not recognize revenue when control of the product transfer to the customer. This is, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होगा, नॉर्मल रूटीन में तो ऐसे ही होता है जैसे मैंने बताया 2 साल बाद, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं हो रहा। दिस इज बिकॉज, क्यों नहीं हो रहा, द एग्जिस्टेंस ऑफ द राइट ऑफ रिटर्न एंड द लैक ऑफ relevant historical evidence means that the entity cannot conclude that it is highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur in accordance with para 15। कहता है जी हमें नहीं पता क्योंकि हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना हम ये कह सकते हैं कि वो चीज वापस करेगा और ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि जी वो चीज वापस नहीं करेगा, ठीक है। तो जब ये डाउट हो जाएगा तो हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत हम वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ठीक है। consequently revenue is recognized after 3 months when the right of return lapse, ठीक है। तो उस वक्त तक मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करूंगा जब तक मेरा राइट टू रिसीव जो है वो स्टैब्लिश नहीं हो जाएगा और कस्टमर का राइट टू रिटर्न जो है वो खत्म नहीं हो जाएगा। तो लिहाजा 3 महीने बाद प्रोडक्ट मैं आज दे रहा हूं तो क्या करूंगा, अभी पीछे पढ़ के आए हैं ना, तो इसकी कॉस्ट कितनी है 80, तो मैं जितनी प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है अगर, तो मैं 80 रुपीज के साथ इसे अपना एसेट में रखूंगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को, ठीक है। और जब 3 महीने गुजरेंगे तब मैं क्या करूंगा, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को एक्सपेंस बनाऊंगा, वो एक अलग है, और मैं साथ ही रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है। और रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट एसेट टू रेवेन्यू, क्योंकि अभी भी पैसे लेने का राइट रिसीव, पैसे मिलने का राइट रिसीव हो गया, लेकिन व्हेन टू रिसीव ये राइट रिसीव नहीं, वो कब होगा, वो 2 साल बाद। तो जब 31 दिसंबर 21 आएगी तो उस दिन मैं एंट्री क्या कर लूंगा, तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट को क्रेडिट कर दूंगा और रिसीवेबल को डेबिट कर दूंगा। आगे चले, ये देखें, द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स a significant financing component in accordance with paragraph, ठीक है। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन, कहता है जी ये कहाँ से पता चलता है कि सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, कहता है कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट प्राइस का जो डिफरेंस है उससे पता चल जाता है। द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स एन इम्प्लिसिट रेट ऑफ 10%, दैट इज द इंटरेस्ट रेट ओवर 24 month discount the promised consideration of ₹121 to the cash selling price। अब वो इम्प्लिसिट रेट उस पूरा शेड्यूल दिया हो तो उससे ये रेट बनता है, तो लिहाजा वो अभी उसने बता दिया, हमें उसकी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। कहता है ये जो 100 की चीज 121 की हो गई है, ये 10%, अब 10% के हिसाब से तो 120 की होनी चाहिए, लेकिन वो जो कंपाउंडिंग होती है ड्यू की, तो अल्टीमेटली उस कुछ प्रिंसिपल वो एडजस्ट होता है, तो लिहाजा उस हिसाब से एग्जैक्ट 10% नहीं होगा, ये IRR निकलेगा, आपके सिलेबस में नहीं है IRR जो उसने कहा, ये इम्प्लिसिट रेट, ठीक है। ये IRR इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न भी इसको बोलते हैं, IIR भी बोलते हैं, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट। तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, जस्ट उसने आपको बताया है कि जी इतना ये रेट ऑफ इम्प्लिसिट रेट की वजह से ऐसे है। The entity evaluates the rate and concludes that it is commensurate with the rate that would be reflected in a separate financing transaction between the entity and its customer at contract price। तो कहता है जी ये वो रेट है जो कि अगर फाइनेंसिंग कोई ट्रांजैक्शन होती कि हम किसी को उधार देते उस डेट को, तो वो वाला रेट जो है वो यूज कर रहे हैं हम। द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज illustrate how the entity accounts for the contract in accordance with para, ठीक है जी। सबसे पहले क्या करेंगे जी, हम एसेट, ये देखें मैंने आपको बताया एसेट फॉर राइट टू रिसीव, ये डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, मेरी इन्वेंट्री खत्म हो गई, मैंने उसे एक्सपेंस नहीं बनाया, मैंने उसे एसेट बना दिया फॉर राइट टू रिकवर प्रोडक्ट टू बी रिटर्न। किस चीज का ये राइट है, राइट टू रिकवर प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट रिकवर करने का राइट, वो तो है ना यार, ऐसे तो नहीं कि चीज चलेगी उसको कहीं रिकॉर्ड तो करना है, इन्वेंट्री में तो नहीं पड़ी रही, लिहाजा मैं उसकी कॉस्ट अभी क्या करूंगा, मैं उसको एक एसेट फॉर राइट टू रिकवर,
एक एक एसेट बुक होगा जिसका नाम होगा एसेट फॉर राइट टू रिकवर, वो डेबिट करूंगा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री से वो निकल गई। ओके, दिस एग्जांपल डज नॉट कंसीडर एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू रिकवर द एसेट, कि हम कहते हैं नहीं हमारी कोई एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू रिकवर द एसेट नहीं आएगी, अगर वो आई होती तो उसकी यहाँ पर वीएन करते हैं, ठीक है। ओके, ड्यूरिंग द 3, लेकिन वो अल्टीमेटली यहाँ कंसिडर नहीं होगी। ड्यूरिंग 3 मंथ राइट ऑफ रिटर्न पीरियड नो इंटरेस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड इन अकॉर्डेंस से, ठीक है, बिकॉज नो कॉन्ट्रैक्ट एसेट और रिसीवेबल हैज बीन, जाहिर है जब मेरा रिसीवेबल नहीं है तो इंटरेस्ट किस चीज का मैं बुक करूंगा, ठीक है। इंटरेस्ट पड़ रहा है लेकिन पहले 3 महीने को इंटरेस्ट इनकम, एक्चुअली जब मैं ये चीज 121 की बेचूंगा इसके अंदर 2 रेवेन्यू है, एक प्रोडक्ट की सेल का रेवेन्यू है और एक इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है। तो कह रहा है कि इंटरेस्ट इनकम जो है वो पहले 3 महीनों में रिकॉग्नाइज नहीं करनी, क्योंकि 3 महीनों में वो चीज वापस कर सकता है, अगर वो वापस करेगा तो मैं जो रिकॉग्नाइज किया हुआ रेवेन्यू रिवर्स तो नहीं कर सकता, फिर मैंने उससे कुछ लेना ही नहीं है, मैंने सिर्फ कर देनी है, ठीक है। लिहाजा पहले 3 महीने में कोई रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा। ड्यूरिंग 3 मंथ इंटरेस्ट का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा, ठीक है। ड्यूरिंग 3 मंथ राइट ऑफ रिटर्न पीरियड no interest is recognized in accordance with para this because no contract asset or receivable has been recognized. When the right of return lapse, the product is not returnable. तो क्या करेंगे, मैं 100 रुपया रिसीवेबल बुक करूंगा, रेवेन्यू 100 रुपए से बुक कर दूंगा, ये मैं कॉस्ट ऑफ सेल बना दूंगा, ये 2 तो एंट्रीज हो गई, ठीक है। अब वो जो 21 रुपए मैंने अब बाकी कितने महीनों में लेने हैं, 21 महीनों में लेने हैं, ठीक है ना। 3 महीने तो गुजर गए ना, 3 में रेवेन्यू क्यों, अब आगे चलें। The receivable recognized would be measured in accordance with IFRS 9. This example assumes that there is no material difference between the fair value of the receivable at the contract inception and the fair value of the receivable when it is recognized. यानी time value of money का कोई main difference नहीं है, ठीक है। When it is recognized at the time of right of return lapses, in addition, this example does not consider the impairment accounting for receivable. कि जी वो हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से रिसीवेबल इम्पेयर भी तो हो सकते हैं ना, तो उसको भी हम इग्नोर करते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है। Until the entity receives the cash payment from the customer, interest revenue would be recognized in accordance with IFRS 9. In determining the effect interest rate in accordance with 9, the entity would consider the remaining contractual term. IFRS 9 आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर ये IR के साथ हम कैलकुलेट करते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा वो बता सकता है कि हर इंस्टॉलमेंट के अंदर इतना इंटरेस्ट है, तो वो आप क्या करेंगे, जब आप हर महीना गुजरेगा तो आप क्या करेंगे, उतना इंटरेस्ट रेवेन्यू भी बुक करना शुरू कर देंगे, आप एंट्री कर देंगे रिसीवेबल टू इंटरेस्ट रेवेन्यू, हर महीने की अलग रेवेन्यू बुक होगा इंटरेस्ट का, और प्रोडक्ट का तो बुक हो गया एक ही दफा, यानी उसको हम रिसीवेबल बुक कर देंगे। पीछे जाएं जरा, ये देखें, ये हमने रिसीवेबल बुक कर दिया, ठीक है, जब हमने पैसे लेने हैं उनसे, ठीक है, और अल्टीमेटली अभी रिसीवेबल इसलिए बुक कर दिया है कि व्हेन द राइट टू रिटर्न लैप्सेस, कि अब ये पैसे मुझे मिलने ही मिलने हैं, उसके पास कैंसिलेशन की ऑप्शन नहीं है, इस वजह से ये 31 दिसंबर को रिसीवेबल नहीं बुक हो रहा, जो मैं पहले बात कर रहा था। वो क्यों नहीं हो रही, इसलिए कि उसके पास कोई राइट टू रिटर्न नहीं है, मैंने पैसे रिकवरी ही करनी है, अगर वो नहीं करेगा तो मेरे पास राइट टू रिकवर है, वो राइट टू रिकवर मेरे पास आज ही स्टैब्लिश हो गया, मैं कोर्ट में जा सकता हूँ, ठीक है। जब मेरा राइट टू रिकवर आखिर पे जाके स्टैब्लिश होगा, फिर मैंने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एसेट बुक करना, फिर रिसीवेबल बुक नहीं करना, एक चीज तो ये है। और अब हर गुजरते महीने के साथ उन 21 रुपयों में से जितना इंटरेस्ट उस महीने का बनता है, ठीक है, वो हम जो है वो रिकॉर्ड करते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो 100 रुपए का रिसीवेबल है, अब हर इंस्टॉलमेंट के अंदर, अब वो इंस्टॉलमेंट मंथली है, क्वार्टरली है, जैसे भी है, उसके अंदर कुछ पोर्शन इस 100 रुपए में से कवर होना है हमें, और बाकी अमाउंट जो है वो 21 रुपए में से कवर होनी है, तो वो टोटल हमें रिकवरी होनी है, तो उसके अंदर इंटरेस्ट पोर्शन हर महीने रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, और ये जो प्रोडक्ट का रेवेन्यू था ये हमने आज ही रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद ये रिसीवेबल के गए, यानी इस महीने एक और एंट्री डलेगी, वो एंट्री डलेगी रिसीवेबल डेबिट टू इंटरेस्ट रेवेन्यू, ठीक है। वो पहले महीने में मुमकिन है 2 रुपए आए, 4 रुपए आए, तो अब मेरा रिसीवेबल कितना हो गया, 2 रुपया ये आएगा, और 100 रुपया ये आ गया, इस 100 में से कुछ पैसे आएंगे और 2 ये आएंगे, वो जितना भी आएगा, कैश टू रिसीवेबल, वो एंट्री होती जाएगा। चलो जी, अब।
एडवांस पेमेंट एंड असेसमेंट ऑफ डिस्काउंट रेट। कस्टमर जो है वो समटाइम हमें एडवांस पेमेंट कर देता है, ठीक है। ऐसी सूरत हाल के अंदर हम क्या करेंगे? एन एंटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर टू सेल एन एसेट, कंट्रोल ऑफ द एसेट विल ट्रांसफर टू द कस्टमर इन 2 years। ओके, उलट पहले क्या था कि हमने उसको पैसे जो हैं हमें 2 साल बाद मिलने हैं और प्रोडक्ट हमने आज दे दी है। इसमें क्या है, पैसे आज ले लिए, प्रोडक्ट 2 साल बाद दे दिए, ठीक है। The performance obligation will be satisfied at a point in time, 2 साल बाद। The contract includes 2 alternative payment option। ये जरा तवज्जो से क्वेश्चन कीजिएगा। पेमेंट of rupees 5,000 in 2 years when the customer obtain control of the asset, or payment of rupees 4,000 when the contract is signed। The customer elects to pay rupees 4,000 when the contract। कस्टमर के पास 2 ऑप्शन है कि जी अगर तो उसने 2 साल बाद पैसे देने हैं, 2 साल ही, 2 years। कहता है जी उसके पास 2 ऑप्शन है कि अगर तो उसने 2 साल बाद पैसे देने हैं तो वो 5,000 दे दे, ठीक है। कितने पैसे दे दे जी? 5,000। 2 अल्टरनेटिव पेमेंट। ऑप्शन 1, पेमेंट ऑफ रुपीज 5,000 इन 2 years टाइम, 2 सालों, इन 2 years व्हेन द कस्टमर ऑब्टेन कंट्रोल। इन 2 year नहीं लिखना चाहिए, आफ्टर 2 year लिखना चाहिए, क्योंकि एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इससे ऐसे लगता है कि 2 सालों में मुसलसल कर सकता है, ऐसे नहीं है। कह रहा है कि 2 साल बाद अगर उसने पैसे देने हैं तो 5,000 दे दे, ठीक है, और अगर आज देने हैं तो 4,000 दे दे, ठीक है। कस्टमर ने कौन सी ऑप्शन ली है? कस्टमर ने आज पैसे देने वाली ऑप्शन ली है। ओके, अब पैसे कस्टमर आज दे रहा है, प्रोडक्ट हम उसको 2 साल बाद दे रहे हैं। द एंटी कंक्लूड्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन द सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट बिकॉज of the length of the time between when the customer pays for the asset and when the entity transfer the asset to the customer, as well as prevailing interest rate in the market। कहता है ये जो 2 साल बाद की कीमत 5,000 है और आज की कीमत 4,000 है, इससे ये पता चल रहा है कि इसके अंदर एक फाइनेंसिंग कंपोनेंट है जो कि मार्केट का जो भी रेट है उसके साथ कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। The interest rate implicit, again the IRR in the transaction is 11.8%। ये भी आपने कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए बताया हुआ है। आप समझते हैं ना, जब वो कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग करते हैं तो रेट एग्जैक्ट उतना नहीं बनता, कुछ प्रिंसिपल से पे होता जाता है और कुछ के ऊपर इंटरेस्ट पड़ता है, तो वो एग्जैक्ट उतना नहीं बनेगा, जाहिर है वो एक इम्प्लिसिट रेट आएगा। विच इज द इंटरेस्ट रेट नेसेसरी टू मेक द 2 अल्टरनेटिव पेमेंट्स ऑप्शन इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट। IRR क्या होता है कि 2 साल बाद के 5,000 और आज के 4,000 जिस रेट के साथ इक्वेट करते हैं, वो जो रेट है वो बेसिकली वो रेट दरअसल जो है वो आपका IRR होता है, ठीक है। तो मतलब मैंने आज अगर 4,000 देना है और किस रेट के साथ इसकी फ्यूचर वैल्यू 5,000 बन जाएगी, वो बेसिकली IRR कहलाता है, ठीक है। ओके, तो वो कहता है जी 11.8% है। इसको कैलकुलेट करो जरा। 5,000 फ्यूचर वैल्यू है ना, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, निकालें आप, शाबाश। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 5,000। तो 1 प्लस क्या है, रेट कितना है? 11.8। तो इसको क्या लिखेंगे? 1.1 नहीं, कितना हो गया? 1 प्लस आई, रेट लिखना है ना, 1.11, ठीक है, रेज टू पावर 2 18, ठीक है। तो ये सॉल्व करो जरा, ये हो गया 2. हाँ 2.18 रेज टू पावर 2 4,000, ठीक है जी। तो ये एग्जैक्ट कितना आ गया? 4,000, ठीक है। अब ये रेट कैसे कैलकुलेट हुआ है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको समझाने के लिए इधर है, या फिर सिलेबस में डाल दी है, तो कुछ तो आपको चीज बतानी पड़ेगी ना। विच इज द इंटरेस्ट रेट नेसेसरी टू मेक द 2 अल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट, समझ आ जानी चाहिए। हाउएवर द एंटी डिटरमाइन दैट इन अकॉर्डेंस विद पैरा द रेट दैट शुड be used in adjusting
the promised consideration is 6%, which is the entry's incremental borrowing rate. लेकिन एंटी कहती है जी मैंने अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट जो है वो यूज करना है. द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज, ठीक है, आप एंट्रीज क्या करेंगे? 1.118 ऐसे है ना? हाँ ठीक है, 1.118. चलो एंट्रीज देखेंगे. कहते हैं रिकॉग्नाइज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी. जब आपको 4000 मिला है और आपने माल 2 साल बाद डिलीवर करना है तो भाई ये 4000 आपकी लायबिलिटी है, एंट्री कर दें. कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, यही होनी है ना. ड्यूरिंग द 2 years फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन until the transfer of the asset, the entity adjusts the promised amount of consideration in accordance, ठीक है, and accretes, हाँ ठीक है, accretes the contract liability, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का मतलब है उसको रिड्यूस करेंगे, एडजस्ट करेंगे बाय रिकॉग्नाइजिंग इंटरेस्ट ऑन 4000 at 6% फॉर 2 years. मेरा जो बोरिंग का रेट है, अगर आज मैं लोन लेता हूं तो मुझे 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा. एक किस्म के कस्टमर जब मुझे पैसे देता है एडवांस में, तो दरअसल मैंने उससे बोरिंग कर ली, ठीक है, तो मैंने उसे इंटरेस्ट देना है, ठीक है. तो मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करूंगा और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट करूंगा, क्योंकि उसके पैसे मेरे पास आए हुए हैं. कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी उतने से रिड्यूस हो जाएगी. उसका मुझे दिया हुआ एडवांस जो है वो दरअसल एक लोन की तस्वर किया जाएगा और उस लोन के ऊपर मैंने इंटरेस्ट देना है. मैंने उसे 4000 भी वापस करना है और मैंने उसको ये 6% के हिसाब से ये इंटरेस्ट जो है ये भी वापस करना है, ठीक है, एट 6% फॉर 2 years. 2 years का ये जो इंटरेस्ट है. तो क्या हुआ, कहता जी ये 4000 कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 years का ये, वो कहता है जी 494 कैसे निकला? 4000 के ऊपर 6% का इंक्रीमेंटल रेट है हमारी बोरिंग का, हमने तो वो यूज करना है. रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फॉर ट्रांसफर ऑफ द एसेट. और जब 2 साल बाद आप इस चीज को ट्रांसफर करेंगे तो दरअसल कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जो है वो डेबिट हो जाएगी, नील हो जाएगी, और आपका रेवेन्यू जो है वो कितने से हो जाएगा? 4400. क्या हुआ भला, ड्रामाबाजी क्या हुई है? ठीक है कि जी हमने 494 का एक्सपेंस बुक किया है और 4000 की बजाय 4494 की इनकम बुक की है, ठीक है. लॉजिकली यही बनता है कि 4000 अगर मैं आज ले रहा हूं, वो मैं 2 साल इस्तेमाल कर रहा हूं, तो उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट रेट देना बनता है. तो लिहाजा मेरी वो चीज जो है वो दरअसल 4000 की नहीं बिक रही, वो 4494 की बिक रही है. उसकी वजह ये है कि मैंने इंटरेस्ट जो है वो पे करना था, जो मैं नहीं पे कर रहा वो प्रोडक्ट के अंदर ही एडजस्ट हो गया. यानी मैं समझ लें कि मैंने इंटरेस्ट पे करना था, कस्टमर ने मेरे से नहीं लिया, उसने कहा जी ये मैंने आपके पैसे देने, आप ही रख लें. तो 4000 पहले उसने मुझे दिया हुआ, 494 ये भी लायबिलिटी बन गई. तो अब जब रेवेन्यू बुक करूंगा तो ये सारी लायबिलिटी नील हो जाएगी, लिहाजा रेवेन्यू 4094 से बुक हो जाएगा, ठीक है. तो क्या हुआ कि आज हमने जो पैसे लिए, प्रोडक्ट 2 साल बाद ली, तो ये किस्म का लोन तस्वर होगा. इस लोन का इंटरेस्ट भी मैंने कस्टमर को देना है, वो एक्चुअली देना नहीं है, वो मैंने प्रोडक्ट की प्राइस में शामिल कर देना है. ले जी यहाँ तक रहेंगे. आज वाली चीजें काफी इंपॉर्टेंट थी, इनको आप अच्छे तरीके से आज घर जाके छोटी छोटी एग्जांपल अटेम्प्ट कर लें. कल इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे चलेंगे. ये स्टैंडर्ड ही इस नेचर का है कि मुझे ईच एंड एवरी पैराग्राफ पढ़ के समझा के चलना पड़ेगा. मैं ये नहीं कह सकता ये 4 पेज आप ये 10 एग्जाम्पल आप कर लें, इस तरह पॉसिबल नहीं है, ठीक है. और आपका ये तैयारी कैसे हो सकती है? मैंने आज जो पढ़ा है इसको आज ही जाके करें, पढ़ें भी और कैलकुलेशन भी देखें, और फिर सिर्फ कैलकुलेशन करके भी अपने पास देखें. अल्लाह मियां आपको हमें अपनी ज़बान में रखे. कल इनसे आगे चलेंगे.